वो आते ही मुझे डिज़ाइनर डाकू चाहिए कौन साहब है, मुझे डाकू कह रहे हैं, कहते हैं ये चीफ जस्टिस साहब हैं। तो मैंने साकिब निसार साहब को कहा मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, मैंने कहा जज साहब आप बहुत बदतमीज़ हैं, आप रेड दो, इसका पासपोर्ट छीन लो, FIA इसमें डाल लो, ये तो बाहर पैसे लेके जाता है। तो कोई ऐसी डिमांड भी आपसे हुई कोई पैसों की? 65% वकील जाली वकील हैं, जो काले कोट पा के टाई पा के आ जाते हैं, हज़ार रुपया लेते हैं, आके 35-40 वकील आएंगे, कोई मेरा वाल खींचेगा, कोई चपेड़े मारेगा, कोई कुछ करेगा। अभी भी इन्होंने मुझे पता नहीं 2013 में 1 लाख यूरो लिया था, कभी वापस नहीं दिया। जो मुलजम है वो घर बैठा हुआ है और जो मुद्दई है वो तरीखें भुगत रहा है। नेशनल हॉस्पिटल की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये पैसा किधर गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल का प्रोग्राम है मेहमान ख़ास, और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान ख़ास हैं महमूद भट्टी साहब। इस प्रोग्राम की, आज के प्रोग्राम की एक और ख़ास बात जो सी है वो ये है कि मेहमान ख़ास के इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान के घर में मेहमान हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ तशरीफ़ लाएं और यहाँ पे बैठकर बात करते हैं, और अभी हम थोड़ी देर पहले महमूद भट्टी साहब के घर पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैंने महमूद भट्टी का कोई लंबा चौड़ा कोई तारफ़ नहीं कराया। कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ किरदार ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनका नाम ही उनका एक अपना तारफ़ बन जाता है। एक तवील जद्दोजहद है, एक मसरूफ़ ज़िंदगी है, और एक हमा जहद आप कह लें कि शख्सियत हैं। फ़ैशन की दुनिया के साथ इनका प्राइमरी ताल्लुक़ है, लेकिन फ़ैशन के साथ साथ सियासत, शोबिज़, समाजियात, समाजी खिदमत, इंसानियत और पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी इनका एज़ाज़ है। इन्हें 17 इम्तियाज़ भी मिल चुका है और बहुत सारे एज़ाज़ात इनको मिल चुके हैं, लेकिन ये समझते हैं कि इन तमाम एज़ाज़ात से बड़ी इज़्ज़त इनका पाकिस्तानी होना है, पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक़ होना है। महमूद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में। आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफ़ियात में से, और हमारी जो गुफ्तगू होती है इस प्रोग्राम में आम तौर पर ऐसी ही होती है कि मेहमान जो है वो अपने बारे में कुछ इब्तदाई कलमात जो है वो अपने हमारे सुनने वालों को बताता है। तो ज़रा अपना तारुफ एक छोटा सा मुख्तसर सा अपनी लाइफ का एक ट्रैक ज़रा बताइएगा, ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि आज के दौर का एक मुअज़्ज़ज़, बावकार और एक इंतहाई बाइज़्ज़त शख्स कहाँ से शुरू हुआ और कौन सी स्ट्रगल के साथ यहाँ तक पहुँचा। नंबर 1 तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप घर पे आए और मुझे बड़ी खुशी है, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। लाइफ स्टोरी तो पूरी दुनिया को भी पता है मेरी लाइफ स्टोरी का। जी जी। हम पीछे बस्तामी रोड समनाबाद में रहते थे, एक 5 मरले के घर पे कॉफ के। मेरी मदर मेड होती थी, उसके पास पैसे नहीं होते थे, हम छोटे होते थे। लेकिन मैं जब 10 साल का भी था ना, मेरा मेंटल जो है ना बड़ा अल्लाह ने बनाया हुआ था। एक छोटा सा किस्सा मैं काफ़ी टीवी पे ये मैं सुनाता हूँ, बताता भी हूँ उनको। ईद का दिन था और मेरी मदर बहुत परेशान, अपसेट थी वो, क्योंकि हमारे पास सेवियों के लिए पैसे भी नहीं थे। माँ होती है आपको। घर के बाहर एक मस्जिद थी, मैं वहाँ पे जाके ऐसे करके मैं बैठा देख रहा था लोगों को, उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैंने फटी सलवार भी पहनी होती। मैं उनको देख के मैं ये कहता था एक दिन मेरे पास पैसे होते मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा। आगे दुकानें थी वहाँ पे, तो मैं वो दुकान पे चले गया। मैं कि भाजी कुछ काम करवाना है। वो मेरी मासूम सी शक्ल देख के ना, वो मुझे ऐसे देख के उसको तरस आया। उसने कहा ये पकड़ के उधर रख दे, उधर पकड़ के उधर रख दे, और उसने मुझे कुछ आने दे दिए और उसने काम करवाया आपसे। काम ये एक उसका मेरा मतलब ये है कि उसने आपको उस तरफ नहीं भेजा कि आप ये मदद ले लो, नहीं, आपको उसने काम में लिया। जी जी। मैं घर आया तो मैंने अपनी माँ को आने दिए, बड़े फाखर से ना। मेरी माँ ने बड़ी पेंटी लगाई मुझे।
वो मैंने वहाँ पे काम किया तो उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। आप तो मेरे साथ आ जा, आके पूछ ले, उसने मैंने काम किया था तो पैसे दिए हैं। मेरी माँ कहती है जो चोरियाँ करते हैं, पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते, जो अदालतों में जाते हैं अच्छे नहीं होते। अब मैं जब पुलिस वालों के पास जाता हूँ तो मेरी माँ नज़र आती है, जब मैं अदालतों में जाता हूँ ऐनक लगा के, मेरी माँ नज़र आती है। ये लाइफ का एक स्टोरी बन जाती है, लेकिन लाइफ में आदमी बाजू नीचे नहीं कर सकता। मैं बीए करके गया था यहाँ से, लेकिन मैं काम भी करता था, अनारकली पैकेट उठाता था और कॉलेज भी पढ़ने जाता था। मैं नहीं चाहता था मेरे दोस्तों को पता चले मैं नौकरी करता हूँ, काम करता हूँ। एक पैंट होती थी वही धो लेनी, वही पहन लेनी। एक कमीज़ होती थी वही धो लेनी, वही पहन लेनी। दाता साहब लंगर खाने के लिए जाना, साइकिल पे जाते थे। कुछ लंगर लेके घर भी चले जाना, क्योंकि वहाँ पे भी इतना खाने के लिए नहीं होता था। तो मेरा एक दोस्त था, वो पेरिस में होता था, तो मुझे शौक़ था एमबीए करने का, लेकिन मैं एमबीए कर नहीं सका था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उसके पास गया। वो यूनिवर्सिटीज़ का एक रूल लॉ होता है, वहाँ पे 2 आदमी कमरे में नहीं रह सकते। उन्होंने मुझे निकाल दिया, टैची केस सिर पे रखा, क्योंकि उस ज़माने में वो टैची केस वो भी नहीं थे। जब वहाँ पे मैं चला तो अंडर को मेट्रो आ गई, इतनी बर्फ़ थी। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं बर्फ़ देख रहा था और ऐसे हो रहा था, क्योंकि लंडे बाज़ार से एक कोट लेके गया हुआ था। मुझे नहीं पता इतनी सर्दी होगी, -10 टेम्परेचर होगा। हमने तो 50 टेम्परेचर देखा, -10 का तो कभी बर्फ़ कभी देखी नहीं, सोचा भी नहीं इसके बारे में। बहरहाल मेट्रो में वहाँ पे मैं रहता था, ज़मीन पे मैं सोता था टैची केस लेके। सर्दी होती थी, गाबे ढूंढता था खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो वैसे मैंने वहाँ पे भी लाइफ 2 माह के बाद मुझे एक पाकिस्तानी मिला। वो कहता है एक फ़ैशन की मार्केट है, वहाँ पे आप चले जाएं, काम मिलता है। वो मुझे ले गया वहाँ पे, तो मुझे काम मिल गया सफाई करने का। तो पहले मेरी जॉब जो वो सफाई मैं वहाँ पे करता था, और सैटरडे संडे कहीं और मुझे मिल गया काम सफाई करने का, और मैं देख रहा था डिज़ाइन कैसे बन रहे हैं। फिर वो मैं ऐसे आंखें करके सफाई भी करता था, देखता होता था डिज़ाइन के, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया था ये फ़ैशन के पढ़ने के लिए। ऐसे ही मैंने ये काम सीखा। आपकी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था इस सेंस में कि कोई आर्ट हो या फाइन आर्ट हो? या नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। तो उसके बाद मैं पैकेट उठाने शुरू हो गया, सेलमैन बन गया। फिर वो बहुत बड़ी मार्केट थी, लोग सारे मुझे बड़ा पसंद करते थे, आर्डर मिलने। मेरे मालिक ने कहा अब तो सफाई नहीं करेगा, अब तो सेलमैन बन जाएगा। मेरी तनख्वाह भी ऊपर हो गई। उसने मुझे एक छोटा सा स्टूडियो भी दे दिया, मेरे पास घर भी नहीं था। तो ऐसे मैंने अपनी लाइफ शुरू करके 2 साल बाद मैंने अपना ऑफिस खोल लिया था। लोग मुझ पे एतबार करते थे, क्योंकि ज़ुबान जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप किसी को ज़ुबान दे देना तो उसका करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कमिटमेंट। ऐसे फिर 1000 कपड़ा मिलना, उनको कहना 1 मंथ के बाद मैं पैसे दूंगा, लेकिन मैं 10 दिन बाद दे देता था। फिर एक रूल हो, दूसरा रूल हो, तीसरा, फिर ऐसे माशाल्लाह नाम बन गया। 86 में मैं जाके भट्टी बनना शुरू हो गया। जो वहाँ पे कॉपीराइट्स हैं, यहाँ पे कॉपीराइट्स नहीं है पाकिस्तान में। तो आस्ता आस्ता मीडिया मुझ पे आनी शुरू हो गई। 87 में सारी मीडिया मुझ पे शुरू हो गई। मैं 80 मुल्कों में जाके फैल गया जाके, और 200 मिलियन की टर्नओवर मेरी हो गई। कोई 80 लोग मेरे ऑफिस में काम करते थे, सिर्फ ऑफिस में जो काम करते थे। ऐसे फिर मैंने लाइफ शुरू की। फिर आपको पता ना, जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, सबसे पहले हमारा मुल्क हमें याद आता है। यहाँ पे घर बनाएं, माँ को पैसे भेजें, ये चीज़ें ले लें। ऐसे फिर मैंने पाकिस्तान, मुझे बहुत फ़ख्र था, मैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी मैंने आस्ता आस्ता। ऐसे फिर मैंने लाइफ शुरू की। सो एक बच्चा जो 8-10 साल का बच्चा है और ईद वाले दिन फटे पुराने कपड़ों में मस्जिद के बाहर बैठा परेशान सोच रहा है, और फिर वो एक दुकानदार के पास जाता है जो उसको काम की एक रास्ता देता है कि काम का तुमने कहा है कि मैं तुम्हें काम देता हूँ, को भीख नहीं देता। और उस काम से शुरू होने वाला बच्चा फिर एक वक्त पे मुल्क से बाहर जाता है और वहाँ पर जाकर मेहनत और स्ट्रगल करता है, काम पर यकीन रखता है, और वो काम उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो रिटर्न करता है।
तो ये जो नौजवान है या एक मासूम जो बच्चा है जो बड़ा हम्बल जिसका बैकग्राउंड है, जिसने फ़ौरन में जाकर तरक्की की मनाजिल तय की और फिर अपने मुल्क को नहीं भूला और मुल्क में बेपनाह इन्वेस्टमेंट की, आजकल वो कुछ मामलात में परेशान है। ये क्या परेशानी है महमूद साहब, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में ये है क्योंकि हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है। मैं जो भी बन जाऊँ ना, मेरा नाम भट्टी लिखा जाता है और मैं अपनी शक्ल चेंज नहीं कर सकता। मुझे फ़ख्र है अपने मुल्क पे, हमारा सबसे प्यारा मुल्क है। मैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 4 माह पहले इस्लामाबाद में उसकी प्रेस हुई, मैंने वहाँ पे तकरीर भी की। मैंने उनको अपनी तकलीफ़ें बताई, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पे कैसे कब्ज़े होते हैं, क्या होता है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी ने कहा हम एक लॉ बनाएंगे आप लोगों के लिए, 90 दिन में आप लोगों के अदालतों के फैसले। जी बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। उन्होंने वो बना दिया, मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार। पाकिस्तान ने मुझे स्टार इम्तियाज़ और हलाल इम्तियाज़ भी दिया, सबसे बड़े मुझे एजाज़ात, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान में फ़ैशन मैं लेके आया था, बेनज़ीर भुट्टो मुझे पाकिस्तान लेके आई थी। वो कहती थी तुझे दुनिया जानती है, पाकिस्तान तुझे कोई जानता नहीं है। फिर मैंने फ़ैशन शो शुरू किए पाकिस्तान में। ये फ़ैशन यूनिवर्सिटी जो लाहौर में अब स्कूल बन गया, वो मैंने बनवा के गवर्नमेंट को तोहफ़ा दे दी। अच्छा, माशाअल्लाह। मैंने कहा बच्चों को पता होना चाहिए फ़ैशन क्या चीज़ है। अब तो सारे फ़ैशन डिज़ाइनर बन गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। इनको बाहर भी जाना चाहिए, लेकिन एक कॉपीराइट्स भी एक लॉ होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। लेकिन तस्वीर लेके वो डिज़ाइन बनाना ना, वो उसको डिज़ाइनर नहीं कहते। डिज़ाइनर वो होता है जो खुद अपने सिर से निकाले, क्रिएट करता है। ये सारा घर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये सारा घर मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ। हाँ, नहीं मैं भी देखा है सारा माशाल्लाह। फर्नीचर, चीज़ें, ये कपड़ा लंडे बाज़ार से आया था, मैं खुद लेने के लिए गया था, तो वो सारा उसको डिज़ाइनर कहते हैं। अब शुरू होते हैं मुसीबतों के चक्कर में। पाकिस्तान में नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में है, DHA में। जी बिल्कुल, बड़ा मारूफ हॉस्पिटल है। हाँ जी, ये छोटा सा हॉस्पिटल होता था, ये बैंकट हो गए थे। अच्छा। जो CEO आजकल बनी हुई है, ये होटल में 3-3 घंटे मेरा लॉबी में इंतज़ार करती थी। हमें बता लो हम जेलों में जाने लगे हैं। इसका मियाँ सेक्रेटरी होता था, अब वो रिटायर हो गया, सेक्रेटरी होता था। मैंने इन पे एतबार करके मैंने शेयर ख़रीदे हॉस्पिटल के लिए। मैं कहा नहीं, लेकिन बिजनेस में मैं हूँ, आप डॉक्टर हैं, मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। पीछे बिल्डिंग सारी मैंने बनवाई, कमरे ऊपर VIP मैंने बनाए, पार्किंग मैंने बनवाई, फार्मेसी मैंने बनवाई, लैब मैंने बनवाई, इनकी एनजीओ मशीन, स्कैनर वगैरह वो मैंने लगवा के दी। अच्छा, ये सारी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल टोटल आपकी तरफ से आई? मेरी तरफ से आई। और अभी भी इन्होंने मुझे पता नहीं 2013 में 1 लाख यूरो लिया था, कभी वापस नहीं दिया। ठीक है, इस हॉस्पिटल में मुसीबत ये है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कब्जे होते हैं। क्योंकि मैं रहता हूँ बाहर, मैंने सोचा भी नहीं, कभी अकाउंट ही नहीं मांगे। अच्छा, ये बताएं कि ये सारी इन्वेस्टमेंट आपकी जो थी, जो पीस ऑफ लैंड है, हाँ जी, जगह किसकी थी? नहीं, जगह जो है ना वो DHA ने दी थी 100 साल के लिए, लीज पे दी थी 100 साल के लिए इनको। ठीक है ना, वो DHA वो जो एग्रीमेंट मेरे साथ किया था, इन्होंने वो ज़मीन मेरे नाम पे करवानी, मेरे पास एग्रीमेंट भी, अब केस उसका चल रहा है। अच्छा, मैंने कभी चेक ही नहीं किया, क्योंकि मैं कारोबार बाहर हम करते हैं ज़ुबान पे। तो वो अभी आपने जो बात की कि द मैटर ऑफ कमिटमेंट इज ऑलवेज ऑन द टॉप, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब वो मैंने चेक किया तो जी इन्होंने बाद में हॉस्पिटल चलना शुरू हो गया, वहाँ पे हॉस्पिटल बड़ा हो गया, मेरे नाम से हॉस्पिटल चलता है। इन तो कोई जानता नहीं है, महमूद भट्टी साहब के नाम से वो DHA का हॉस्पिटल चलता है। नेशनल डिफेंस, किसी से पूछें किसका हॉस्पिटल है, भट्टी साहब का। ठीक है ना, इन्होंने फिर वो मैं के चक्कर में वो जो CEO है ना, वो बन गई फ़िरौन। उसने क्या, मैं मालिक हूँ। मालिक तो अकेले नहीं, और भी बड़े शेयर होल्डर हैं वहाँ पे जिनको अब अंदाज़ा करें 12 साल में मुझे अभी तक डिविडेंड्स नहीं कभी मिला। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो आपने उसका कोई तकाजा भी नहीं किया इनसे? नहीं, मैं चुप करके बैठा हुआ था। अब जब मैंने आंखें खोली, जब साकिर निसार साहब आए, ये साकिर निसार भी ये CEO ने भेजा था, इसकी ये गेम थी मेरे साथ।
हाँ, वो साकब नसार के साथ भी आपका मामला हाँ हुआ जी कुछ? हुआ था, और मेरी डिवोर्स उसकी वजह से हुई थी। मेरी वाइफ बाहर की होती थी, वो चली गई, उसने कहा हमने पाकिस्तान नहीं जाना। अगर साकब नसार वहाँ पे आता है तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, सीओ आगे जाए ना। सीओ तो तू बन गई है बड़ी टैके में आके, लाहौर में पूरे तूने 10 खाने रात को खाने हैं, तेरी बेटियों ने खाने हैं, मियाँ ने खाने हैं, सिगार पी के, मेरे पैसों से वो सिगार पीता है। तो वो सारा तू जाके खड़ी हो ना सबके सामने। वो भट्टी साहब उसके सामने आ गए, भट्टी साहब का पासपोर्ट छीन लिया, मेरी वाइफ का पासपोर्ट छीन लिया, अदालत में ले गए, रात को छोड़ के। बड़ा साल में पाकिस्तान नहीं आया था, मैं बड़ा अपसेट हो गया था, ठीक है ना। अब जब मैंने हमारी एक कंपनी, ये पाकिस्तान में वो सीपी की क्या नाम है जो कंपनी को देखती है, वहाँ पे मैंने उनको एप्लीकेशन ली, केस किया। उन्होंने जाके यहाँ पे इंस्पेक्टर बैठाना था, इंस्पेक्टर बैठवाएं, इसके अकाउंट चेक करें, ये पैसे जाते किधर हैं। ऑपरेशन थिएटर कैश, फार्मेसी कैश, लैब कैश, डॉक्टरों की फीसें कैश, सारा कुछ कैश पे काम चलता है वहाँ पे। बाई लॉ आपके पास कैश पैसे आते हैं ना, तो आप सेम डे बैंक में जमा कराएं, क्योंकि एक कंपनी है। जी बिल्कुल, जाहिर है कंपनी है वहाँ पे, जो वो 2 शेयर होल्डर मिला के अपना सीईओ बन जाती है वोट लेके। बाकी वो जो शेयर होल्डर हैं उनको आज तक किसी को डिविडेंड मिला ही नहीं है, उनको लिफाफे देती रहती है वो जो उसको वोट दे देता है, और ख़ुद वो माफिया बनी हुई है। FBI वालों से पूछता हूँ, इसकी इंक्वायरी करें, ये टाइमिंग फर्स्ट क्लास में कैसे करती है। जब मशीनें लेती हैं उनसे कमीशनें लेती है, किकबैक लेती है पीछे से। तू अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को लेके जाती है टाइमिंग करने के लिए, तो हॉस्पिटल तूने कब्जा किया, तेरी बेटी किस चक्कर में हॉस्पिटल में। अच्छा, सारा मामला कैश पे चल रहा है वहाँ पे, कोई अकाउंट पे नहीं जाता? ना जी ना जी, वो सिर्फ कैश पे पैसा चलता है। उसकी जब मैंने वो सीसीपी जो इस्लामाबाद में कंपनी वो देखी है, SSP, उसने जाके अपना इंस्पेक्टर बैठाना था सुबह, रात को क्या हुआ है जाके स्टे ऑर्डर ले लिया। अभी तक वो स्टे पर ही चल रहा है? हाँ जी, वो स्टे पे चल रहा है। अब आप आते हैं दूसरे चीज़ पे। मुल्तान रोड पे ज़मीन ली 1 मरबा आपने 86 में। 86 में? हाँ जी। वो वकील साहब हैं, उनको अथॉरिटी लेटर दे दिया, क्योंकि मेरे दुनिया में बड़े वकील हैं, सारे मेरे लेटर से वो काम करते हैं। कभी आज तक कभी मसला नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, डीलें करेंगे, बेचेंगे, ये सारा कुछ वही करते हैं। जब मेरी मदर की डेथ हुई, क्योंकि मैंने तो बनाना था यतीमखाना, वो ज़मीन मैंने अपने नाम पे नहीं रखनी थी, वो तो मैंने यतीमखाने के नाम पे कर देनी थी। मोलनवाल मेन पे है, बैरिया टाउन को वो ज़मीन मिलती है 1 मरबा। अब वो अरबों की बनी हुई है, ठीक है ना, वो सेंटर में आ गई सारी ज़मीन। जब मैंने डिज़ाइन किया यतीमखाना बनाने लगा हूँ, मुझे पता चला वो वकील साहब ने अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन कर। ओह माय गॉड, वो कर नहीं सकता। कौन है वकील साहब? वकील साहब हैं, छोड़ें, उसका नाम लेंगे, आप पे केस करेगा वो। उसके अभी तक 46 केस किए हुए हैं मुझ पे। वो वकील साहब ने अपनी बीवी पे नाम पे कर दी। उसके बाद मैं अदालत में पेश होता हूँ, क्योंकि मैं जजों की इज़्ज़त करता हूँ। उसने नोटिस भेजा है, मैं पेरिस से टिकट लेके आता हूँ, 14 लाख की कारोबार छोड़ के, चीज़ें छोड़ के मैं यहाँ पे आता हूँ, अदालत में जाता हूँ। वो जज साहब छुट्टी पे हैं। वो वकील आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ, ना वो ना उसकी बीवी। जो मुल्ज़म है वो घर बैठा हुआ है आज तक, उसकी और जो मुद्दई है वो तरीहें भुगत रहा है। तरीहें भुगत रहा है। 5 साल हो गए हैं मुझे। और अदालत में क्या होता है, यहाँ पे 65% वकील जाली वकील हैं, जो काले कोट पा के, टाई पा के आ जाते हैं, हज़ार रुपया लेते हैं, आके 35-40 वकील आएंगे, कोई मेरा वाल खींचेगा, कोई चपेड़े मारेगा, कोई कुछ करेगा। कैमरे लगे हुए हैं जज साहब, कैमरे लगे हुए हैं, ये मुझे चपेड़ें पड़ी हैं, मेरी हुआ है, मेरे वाल खींचे हैं, मेरा कोट फाड़ा है, इसका कुछ किया जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं वकीलों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकता। जब आप पुलिस में एप्लीकेशन देते हैं जी इसका पर्चा किया जाए, वो कहते हैं जी हमने वकीलों के ख़िलाफ़ पर्चा नहीं करना। आप बताएं, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस आपको इंसाफ नहीं देगी, आप क्या करेंगे यहाँ पे। अब इसलिए मैंने एंटीमेटम दे दिया हुआ है गवर्नमेंट को। आपकी मेहरबानी, आपने लॉ बना दिया 90 डे का। अगर महमूद भट्टी साहब के ये अदालती फैसले जो हॉस्पिटल पे कब्ज़ा हुआ है, अगर आपने 12 साल की सीओ की इंक्वायरी ना की, इससे पैसे कहाँ आए, इसके मियाँ के पास पैसे कैसे आए, इसकी बेटियों के पास पैसे कहाँ से आए, कैसे ये फर्स्ट क्लास में टाइपिंग करती हैं, नेशनल हॉस्पिटल का पैसा किधर गया।
मैं अकेला नहीं, मेरे और भी शेयर होल्डर हैं जिनको आज तक डिविडेंड्स मिला ही नहीं है। ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी एक बहुत ही हैरानी वाली बात है। हाँ जी, आज कि के 12 dividends साल मिला, से हो गए हैं, हाँ जी। आपको कोई रिटर्न नहीं आया ना आपके जी, पास? मुझे नहीं मिला डिविडेंड्स आज तक डिविडेंड। उसके बाद अगर अदालतों ने 90 डेज में हमारे फैसले, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फैसले ना किए, बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के वापस जा रही हैं। महमूद भट्टी साहब ने भी तय कर लिया है, आपके सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ मैं दूंगा वापस, आप दें वो फ्रॉडियों चोरों को। मेरे जैसे लोग की वो इज़्ज़त नहीं है, मैं अपनी इज़्ज़त चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा महमूद साहब, आपने इस मकसद के लिए हाँ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया? हाँ जी, वो कुछ नहीं आप पुलिस के पास गए? हाँ जी, कुछ नहीं। और आपने अपने तौर पर जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ आपने कहा, आपने ये जैसे आप गए पिछले दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो फंक्शन हुआ उसमें फील्ड मार्शल भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, आपने इन लोगों के साथ ये डिस्कस किया? मैंने क्या, मैंने तकरीर की, इसलिए उन्होंने लाभ बनाया 90 डे का। तो क्या अब आप क्या उम्मीद नहीं है कि इसके मैं ऊपर कोई? उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह में करे मेरे फैसले 90 डेज में हों। नेशनल हॉस्पिटल की पूरी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये पैसा किधर गया, ये ज़मीन का, आप ज़मीन लेके मेरे नाम मुझे ना दें, मुझे नहीं चाहिए वो ज़मीन, अरबों की मुझे नहीं चाहिए, वो यतीम खाने के नाम पे कर दें और मैं आपको लिख के देता हूँ, उसकी जो सारी बिल्डिंग बनेगी 50 करोड़ अरब लगेगा, वो मैं आपको यतीम खाना बना के देता हूँ, मेरे नाम पे नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे एक चीज़ चाहिए, उस पर मेरी मदर का नाम आ जाए, सिर्फ उसके लिए। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई अपने नाम पे ना मैंने करवानी है, मैंने कुछ नहीं करवाना, कुछ नहीं मैंने करवाना। मेरी पाकिस्तान में कितनी प्रॉपर्टियाँ चीज़ें मैंने शौकत खानम को देनी है। मैंने कवर पे आदमी जब पैदा होता है कुछ लेके नहीं आता। मैं यही महमूद जब साहब आपसे, हमने जाना है हमने कुछ लेके नहीं जाना, सब चीज़ें। मेरे बच्चे अमेरिका में होते हैं, मेरी बीवी पाकिस्तान में होती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इज़्ज़त चाहिए। और ये फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं पाकिस्तान में, उनको उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि ये फ्यूचर बच्चों ने पाकिस्तान आगे लेके जाना है। उनको भी आप टाइम दें, गरीबों के लिए वो काम करें, और मुझे भी टाइम दें, मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने ना किया 90 डेज में, आपके सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ वापस, और भट्टी साहब भी वापस चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। हमें अफसोस होगा, मैं वापस चले जाऊँगा, क्योंकि अब मैं बहुत ख्वार हो गया हूँ। ये लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते, ये सिर्फ ऊपर से फ़ोन करवा के सब फाइलें गायब करते हैं, चीज़ें गायब करते हैं, बदमाशी करते हैं। माफिया लोग आपस में मिल जाते हैं, आपको पता ना, ये माफिया सारा मिल जाता है। अब मैं देखूंगा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जज जो बैठे हुए हैं, जज साहब क्या करते हैं, अच्छा, जज से आपने जिक्र किया था, जस्टिस साकिब निसार। हाँ जी, उनके साथ आपका जो इंटरेक्ट हुआ, वो आपका जो एक्सपीरियंस है, ज़रा वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बड़ा गंदा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जज साहब को मैं नहीं जानता था। मैं तो पार्किंग प्लाजा बना रहा था, संडे के दिन था, मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मैं डिज़ाइन कर रहा था। मेरी वो बाहर की पहली वाली वाइफ खड़ी हुई थी, वो जज साहब आए हैं, कोई 100 कैमरा मैन, टीवी वाले सारे साथ आए हैं। वो आते ही मुझे डिज़ाइनर डाकू, तो मैं देख रहा था। मैंने वो पुलिस वाले को पूछा, ये कौन साहब हैं, मुझे डाकू कह रहे हैं। कहते ये चीफ जस्टिस साहब हैं। तो मैंने साकिब निसार साहब को कहा, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है। मैंने कहा, जज साहब आप बहुत बदतमीज़ हैं, आप किसी को क्यों आप पर्सनल टैग कर रहे हैं, मैंने कौन से डाके मारे हैं, वो रेड दो, इसका पासपोर्ट छीन लो, FIA इसमें डाल लो, ये तो बाहर पैसे लेके जाता है। मैं तो आज तक रुपया नहीं लेके गया, मैं लेके ही आता हूँ। पाकिस्तान से मैंने क्या लेके जाना है, पाकिस्तान की करेंसी की कदर भी कोई नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर वो रात को 11 बजे अदालत में ले गए। अच्छा। और मेरी वाइफ भी गिर गई बेचारी, वो परेशान थी। उसने क्या, पता नहीं मैंने कोई गलत हरकत की है। तो जज और 100 पुलिस वाले, कैमरा वाले मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। बाद में मुझे पता चला ये CO जो है ना, ये मिली हुई थी उसके साथ। अच्छा। हाँ, बाद में मुझे पता, क्योंकि वो उसने ना लाहौर में वो रोज़ रात को फिरती है, लोगों के खाने पे आवारा फिरती है। उसने अपना एक टैका बनाना था, मैं हूँ CO, अब मैं मालूम हूँ। तो भट्टी साहब पाकिस्तान ना ही आए तो अच्छी बात। तो मैं साल में पाकिस्तान में नहीं आया।
तो कोई ऐसी डिमांड भी आपसे हुई कोई पैसों की हाँ जी, वो जाके सीओ मेरी है ना, पूछे बगैर जाके 45 लाख रुपए 25 लाख रुपए दे आई थी फंड के लिए। तो वो भी मैंने जज साहब को एक इंटरव्यू पूछा था, वो फंड वो किधर गया डैम, वो जो डैम का फंड जी था। जहाँ पे आपने चौकीदार बन के बैठना था, तो डैम भी नज़र नहीं आ रहा, चौकीदार भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये सीओ जाके उसको पैसे दे आई थी पूछे बगैर, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर हैं। एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मिनट्स लिखनी चाहिए, वहाँ पे उसको पता होना चाहिए जी मैंने जाके दे के आने हैं पैसे। तो उसके बाद मैं साल पाकिस्तान। ये अपना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए भी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, और हमारे जो स्टेट के कस्टोडियंस हैं, जो हमारी लीडरशिप है, इधर वो पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है या हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, कि हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं मुल्क के लिए, और मुल्क के अंदर अगर उनके साथ इस तरह से होता है तो फिर उनका पुरसाने हाल कौन होगा और इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत तकलीफ दे और बड़ी हौलनाक स्टोरी है जो आपने अभी बयान की है, आपने जो कहा है। जो बाकी लोग हैं ना, हमने उनको सुना तो नहीं है ना, आपकी सीईओ का हमने सुना है जिन पर आप बात कर रहे हैं, ना हमने कौन दिखा दे, हाँ, ना हमने वो जस्टिस साहब को, लेकिन जो ओवरऑल एक परसेप्शन बन रहा है, जो सूरत हाल हो रही है, ये बड़ी ही तकलीफदेह है, बहुत गंभीर है। इसके ऊपर आपके साथ बहरहाल इंसाफ होना चाहिए, और जो इंसाफ है वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक मुल्क की चीज़ होती है, जो बाहर मुल्क तरक्की करते हैं ना, वो जज चलते हैं इंसाफ पे। अगर मैंने भी कोई गलत काम किया है ना, तो मुझे भी सज़ा होनी चाहिए। वही ना, जब इंसाफ होगा तो जो गलत है वो पकड़ा जाएगा। इंसाफ होगा, और इसलिए आपको पता चलेगा मुल्क में इंसाफ ये होता है। जी जी। इसका मतलब नहीं है मैं बड़ी सीट पे बैठा हूँ तो मैं नीचे बैठ के जो मर्जी करवा सकता हूँ। जो आजकल हो रहा है, ऊपर से फ़ोन करवा के मैंने अकाउंट नहीं देने, मैंने ये जो चीज़ मांगे वो मैं नहीं देने, मिनट्स मैंने नहीं देने। आप अंदाज़ा करें, पिछले साल मीटिंग हुई है अक्टूबर में, अभी तक हमें अकाउंट नहीं मिले, अभी तक मिनट्स नहीं मिले। तो वो जो है ना, वो सारा चक्कर यही होता है, सारा ऊपर से वो जो चीज़ें आती हैं ना, इसलिए वो लॉ उनके लिए होता है। बहरहाल सर, लॉ की सुपरमेसी बहुत ज़रूरी है। व्यूवर्स, अभी हम लेंगे एक वक्फा। महमूद भट्टी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी है। अगले सेशन में हम इनके साथ इस दर्दनाक कहानी से हटकर कुछ और गुफ्तगू करेंगे। इंतज़ार कीजिए वक्फे के अगले मरहले तक। आपने इस बुक में लिखा है कि आपने 2 दफ़ा सुसाइड की कोशिश की। मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, मैं वोट कभी नहीं डाला मैंने आज तक। मुझे सियासत से नफरत है, मैं सियासत पसंद नहीं करता। जेब तराशी भी करते रहे, इस तरह के मामला भी। वो बेचारा शहीद होता है हमारे लिए। मुझे ये भी पता है मुझे पाकिस्तान में इन्होंने मरवाना है। जमाइमा और इमरान की शादी के भी आप विटनेस था। वो मेरे घर पे हुई थी पेरिस। बाहर गया था पेरिस, तो पैसे नहीं होते थे, मैं काफ़ी मेट्रो में सोता था, सर्दी होती थी, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। आर्मी का जो सिपाही है ना, वो बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत कर रहा है। जो मैं सो रहा हूँ वो जाग रहा है। वो जाग रहा है।